नमस्कार। दूरदर्शन जगदलपुर के सभी दर्शकों को मेरा यानी मनीष गुप्ता का हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, हम आज बस्तर के विकास को लेकर के एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। विकास शब्द अपने आप में इतना वृहद है कि हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास के सभी मानकों की ओर जो है वो हमारा ध्यान जाता है। बस्तर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इलाका है, और अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देश के केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्रफल है हमारे बस्तर का। इसके अलावा विश्व के मानचित्र की अगर हम बात करें तो बेल्जियम और इजराइल जैसे देशों से विशाल क्षेत्रफल है हमारा जो बस्तर है वो विविधताओं का क्षेत्र है। हमारा बस्तर वन आच्छादित है। यहाँ वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे बस्तर के पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिनेश कश्यप जी, जो कि राजनीति के क्षेत्र में एक विशाल अनुभव रखते हैं। हमारे साथ बस्तर के जगदलपुर के एक समाजसेवी और विविध क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाले बस्तर के व्यवसायी समूह और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष भाई किशोर पारख जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण सदस्य जो है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना काफ़ी नाम रोशन किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी इनकी एक पहचान है। भाई हेमंत कश्यप लंबे समय से बस्तर में मौजूद रहे हैं। बस्तर के विकास के विभिन्न पायदानों को उन्होंने देखा है, महसूस किया है और उस पर अपना योगदान दिया है। मैं स्वागत करता हूं भाई हेमंत कश्यप जी का। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में बस्तर जैसा इलाका जो कि पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कई मिथकों का विरोधाभास यहाँ पर दिखाई देता है। अमीर धरती के गरीब लोग यहीं पे निवास करते हैं। बस्तर में वन एवं खनिज संपदा के अकूत भंडार होने के बावजूद भी ये इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। बावजूद उसके बस्तर में विकास की गति धीरे धीरे सही लेकिन चल रही है। पूर्व सांसद भाई दिनेश कश्यप जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बस्तर के विकास को लेकर के आपकी सोच क्या है? आजादी के बाद से अब तक बस्तर का जो विकास हुआ है उसमें क्या कमियां रही हैं और क्या खूबियां रही हैं? बस्तर को हम विश्व मानचित्र पर, बस्तर को हमारे देश के मानचित्र पर हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस पर आप अपना विचार रखें। माननीय गुप्ता जी, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय सड़कें नहीं थी और फूड फॉर वर्क के हिसाब से चावल दिया जाता था और उसमें मट्टी का वो किया जाता था। सड़कें बाद में बनने लगी, सरकार हमारी आई तो फिर सड़क जो है ना, आज देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाइए, बस्तर विधानसभा हो चाहे भानपुरी का हो चाहे कहीं का हो, आज सड़कों का जाल बिछ चुका है और लोग आवाजाही में इतना मतलब बहुत जल्दी में कोई मोटरसाइकिल में, कोई किसी साइकिल में, कोई किसी में तत्काल चला जाता है और कुछ ना कुछ काम करता है। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो है ना लोगों को मोबिलाइज करने के लिए माननीय मोदी जी लगातार जो अविकसित भारत की जो कल्पना है उसके पीछे ये आशय है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ये जो जंगल जमीन वाले हैं इन लोगों को कैसा उपकृत किया जाए। और इस दृष्टि से उन्होंने लगातार, अब जैसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, अब मातृत्व बंधन योजना वो भी उसको मिल रहा है। आयुष्मान भारत जो 5 लाख का बनता था अब वो 10 लाख का बन रहा है। तो योजनाओं की कमी नहीं है, सारे चीज़ जो है ना, अब जो गांव से मतलब अभी जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई हर पंचायत में हम जो है ना विकसित भारत का वो करेंगे, और जिसके कारण जो है ना लोग स्वस्फूर्त आने लगे हैं और क्या क्या योजना है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उस सारे चीज़ के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं।
हम सारे डॉक्टर्स रहेंगे, सब रहेंगे, सारे मतलब हमारे अधिकारी रहेंगे, सब लोग रह करके जो है ना उनके साथ जो है ना साझा करने का काम किए हैं अभी। और जो है ना लोगों को बड़ा खुश लगा। मैं खुद कई जगह जा चुका हूँ। मैं समझता हूँ इस विश्वास के साथ हमारी सरकार काम करेगी और जो है ना हमारे जो जल जंगल जमीन जो हैं उनके साथ भी जो है ना, आप जो है ना पहले कोदो कुटकी खाते थे, कुछ खाने के लिए नहीं रहता था, चावल मतलब कोई भूती जाता था तो उसको जो है ना बोलते थे 1-1.5 रुपये मिलता था मुश्किल से, तो नहीं आओ बोलने से भी नहीं, जबरदस्ती चले जाते थे। लेकिन अब जो है ना स्थिति नहीं है। अब तो सीधा सीधा कितना पैसा मिलेगा तब जाके हम काम करेंगे, ये मतलब उनके मन में भावना आई है। और आज चाहे गरीब से गरीब क्यों न हो, उनके घर में भी अन्न जो है ना है और पर्याप्त रूप में अन्न मिलता है, खाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकारों ने इसके विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। कई दलों की सरकारें रही हैं और हमेशा सरकारों का जो उद्देश्य रहा है वो बस्तर का विकास ही रहा है। किशोर जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं। अभी जैसे पूर्व सांसद महोदय ने बताया कि हमारी सरकार ने काफ़ी काम किए, निश्चित रूप से काम किए हैं, पर बस्तर का जो विकास है, बस्तर में जो विकास को लेकर के पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल मुझे लगता है कि अब तक के प्रयासों से कहीं ज़्यादा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि बस्तर का जो विकास है या विकास की जो रफ्तार है वो पर्याप्त है, या इस विकास को रफ्तार देने के लिए अभी कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है? और अगर प्रयास करने की आवश्यकता है तो वो किस प्रकार के प्रयास होने चाहिए ताकि हमारा बस्तर जो है विकसित बस्तर के सपने को साकार कर सके? देखिए, मैं इसको जो विकास की बात है इसको पहले 2 चरणों में बांटना चाहूँगा। एक, जब हमारा संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था 2000 के पहले तक, 1 नवंबर 2000 से जब हमारा छत्तीसगढ़ बना है, उसके बाद यहाँ की स्थिति लगातार बदली है। पहले बस्तर काफ़ी उपेक्षित था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद बस्तर को लेकर काफ़ी पहल की गई है और काफ़ी प्रयास किए गए हैं। मगर एक मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ औद्योगिक विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, मगर अभी हमारे यहाँ उद्योग और जो धंधे हैं जिस मात्रा में बढ़ने चाहिए उस मात्रा में अभी बढ़े नहीं है। अभी इनकी बहुत सारी संभावनाएं। अभी बस्तर वासियों के प्रयास से एक जो हमारा आयरन ओर का जो बहुत बड़ा स्टील प्रोजेक्ट वो शुरू हुआ है, कारखाना जो कि नगरनार में शुरू हुआ है, उसके पीछे पूरे बस्तर वालों का संघर्ष था और इसका परिणाम आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मिलेगा। और आने वाले समय में बहुत सारे औद्योगिक घराने जो हैं वो बस्तर की ओर आकर्षित होंगे और संभावनाएं तो अपार है। देखिए, यहाँ पे वन संपदा भी बहुत है, वनोपज भी बहुत है और हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हर तरह से यहाँ पे विकास की संभावना है। सरकार थोड़ा सा इस बस्तर को विशेष पैकेज के रूप में ले और यहाँ के लिए थोड़ी सी विशेष सुविधाएं दे तो यहाँ पे विकास बहुत हो सकता है। एक चीज़ मैं और जो विकास के साथ जोड़ना चाहूँगा, एक आवागमन की जो सुविधाएं होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। देखिए, कोई भी बड़ा अगर औद्योगिक घराना अगर आना चाहता है तो उसको परिवहन और आवागमन के लिए समुचित साधन चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ एकमात्र जो है इसके लिए जो सुविधा है वो सिर्फ सड़क की है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेल परिवहन की। रेल की यात्रा से, रेल से बस्तर का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और रेल से जुड़ेगा तो यहाँ के लोगों का भी बहुत सारा विकास होगा और बाहर के लोग भी यहाँ की ओर एकदम बढ़ चढ़कर यहाँ पे आने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, निश्चित रूप से आपने जो कनेक्टिविटी की बात की है, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी से जो है ना डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, विकास के कई आयाम होते हैं। ये क्षेत्रीय विकास की अगर हम बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बस्तर जो है आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ की जो आबादी का 65% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जब बस्तर में विकास के किसी मॉडल की बात होती है तो कहीं ना कहीं संस्कृति से इसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। बस्तर में विकास का मॉडल क्या होगा, क्या होना चाहिए, जिससे यहाँ की संस्कृति भी प्रभावित ना हो और वनवासियों का भी विकास हो। तो इस मामले में आप, चूंकि हेमंत जी आप लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अभी भी समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसे में आपकी दृष्टि में विकास का जो नया मॉडल है वो क्या होना चाहिए?
मनीष जी, हम बस्तर में बैठे हैं और बस्तर के बारे में मैं दो शब्द पहले कहना चाहूँगा। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। बस्तर में आकर कर लो प्रकृति का दर्शन, ये देवों की दुनिया संस्कृति का दर्पण। हम बस्तर को जब विकास की बात करते हैं तो मैं इसको 3 विधाओं में बांटना चाहता हूँ। पहला वनोपज, दूसरा खनिज और तीसरा कृषि। बस्तर में 327 प्रकार के वनौषधि पाए जाते हैं, 65 से अधिक प्रकार के अन्य वनोपज पाए जाते हैं जिनके सरकार अब समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू की है। किंतु विडंबना ये है कि इतने वनोपज होने के बावजूद वन आधारित एक भी उद्योग अब तक बस्तर में नहीं है। दूना पत्तल भी आंध्र प्रदेश से बन के आ रहा है। ये अच्छी बात है कि बस्तर का जो अर्थतंत्र है वो आज भी महिलाओं के ऊपर निर्भर है। हाट बाजार में चले जाइए, हमारे पीछे तस्वीर है बस्तर की, 90 से 95% महिलाएं ही पूरा कारोबार करती हैं। तो बस्तर का अर्थतंत्र दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के महिलाओं के ऊपर ही निर्भर है, वो ही इसका अर्थदंड है, तर्क है। दूसरी बात है कि वनोपज को हमको वाजिब रेट मिलना चाहिए ताकि गांव वाले भी पेड़ों को बचाए, पेड़ों के महत्व को समझे और वनोपज का संग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा है खनिज। सिर्फ एक नगरनार स्टील प्लांट को देखा जाए तो इसके अलावा बस्तर में कोई भी कारखाना नहीं है। हम सारा सामान जो दैनिक उपयोग के हो, उद्योग से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, सारे इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है हम बाहर से ही अभी भी मंगवा रहे हैं। तो उद्योग धंधे बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे उद्योग होने चाहिए ताकि हमारा भूमि का संरक्षण भी हो। बड़े उद्योग के तुलना में अपने को सहायक छोटे उद्योग जरूरी है। जैसे अभी नगरनार स्टील प्लांट लग रहा है तो निश्चित तौर पर भिलाई स्टील प्लांट की तरह वहाँ भी 300 से ज़्यादा सहायक छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। तो निश्चित तौर पर बस्तर में वो जो लोग रोजगार का है वो संख्या बढ़ेगी। लेकिन अपने को जो यहाँ पे सरकार के लाइवलीहुड कॉलेज की जो अवधारणा है लोगों को रोजगार देने की, वो कृषि उद्योग और अपने वनोपज से निर्भर करता है। तीसरी बात है कृषि। मैंने पिछले 10 वर्षों में देखा मैं कि बस्तर में कृषि का रकबा बड़ा तेज़ी से बढ़ा है। सबसे पहले तो गांव-गांव तक बिजली नहीं थी, बोर करिए, सोलर पैनल लगाइए और 3 एकड़ मस्त सिंचाई करिए, तो उसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिला है। पिछले 10 साल में कम से कम 3000 एकड़ से ज़्यादा वन सिंचित एरिया हमारा बढ़ा है। अभी बस्तर में यदि किसी वाहन की सबसे ज़्यादा खरीदी हो रही है तो वो ट्रैक्टर की। आप हर गांव में जाके देखिए 12-13 ट्रैक्टर आज बस्तर में हो गए हैं। क्योंकि उसका कारण यह है कि बस्तर का आदमी, कल तक जो बस्तर का आदमी कोदो, कुटकी, कोसरा, मड़िया तक ही निर्भर था, मक्का लगाता था, आज वो विभिन्न प्रकार के उन्नत धान का उपयोग कर रहा है। जब से शासन की योजना ये है कि भाई हम आपके जो मोटे अनाज है, कोदो, कुटकी, कोसरा है, हम उसको भी समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, तो लोग अब अपने मोटे अनाज का भी वैल्यू समझने लगे हैं, उसका मूल्य समझने लगे हैं, उसका भी रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से आपने जो ये मिलेट्स की बात की और जिस प्रकार से वनोपज की बात की, ये बस्तर के विकास के लिए बैकबोन बन सकती है अगर इनका समुचित दोहन किया जाए। कश्यप जी से चर्चा करना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि बस्तर वन आच्छादित इलाका है, यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो है वो वैल्यू एडिशन की अपार संभावनाएं मौजूद है। लगभग 1 लाख करोड़ का पोटेंशियल बस्तर के वनोपज को लेकर के है, लेकिन सरकार इसका दोहन नहीं कर पा रही है और यहाँ के आदिवासी जो है वो भी इसको प्रोसेसिंग पर जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि अभी मात्र 12% बस्तर के वनोपज का वैल्यू एडिशन हो रहा है और उसका उपयोग हो रहा है। मतलब अभी भी 88 से 90% हमारा जो वनोपज है वो आज वो वैसे ही पड़ा है, या तो वेस्ट होता है या तस्करी में निकल जाता है या कहीं ना कहीं वो उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। वनोपज एक बड़ा
यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे में क्या सरकार की योजना नहीं होनी चाहिए कि बस्तर के जो वनोपज का जो पोटेंशियल है उसका हम वैल्यू एडिशन कराएं, उनको हम समूहों में बांट करके यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि उनका अर्थतंत्र भी मजबूत हो और बस्तर विकास की गति को एक नई रफ्तार दे सके। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हालांकि विकास तो हुआ है, लेकिन जिस मानक उसमें होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आज भी बहुत सारी जो हमारे वन संपदा है, उन वन संपदा के उसमें हमारे जो जनजाति समाज है उनको जब तक वो नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो संभव नहीं है। और मेरा मानना है कि इस विषय को लेकर के अभी जो है ना छुटपुट तो काम हो रहे होने के लिए, लेकिन जो उनको जो हक होना चाहिए, उनको जो हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है। और निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी जो जनजाति समाज है उसको मोबिलाइज कैसे करें, उनको आगे कैसे बढ़ाएं, और उनको, जैसे कि आपने ट्रैक्टर की बात कही, आज ट्रैक्टर जो है ना घर घर ट्रैक्टर हो गया है। पहले नांगर एक पकड़ते थे, उसका तो मुश्किल हो जाता था, बैल नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जो है ना हर घर में ट्रैक्टर हो गया। अब नांगर कहीं नहीं है। अब तो ऐसे ही जो स्थिति है, चूँकि हमारे जनजाति के लोग हैं, वन में रहते हैं, उनको जो है ना दिशा देने की आवश्यकता है, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो है ना उनका जो आत्मबल भी बढ़े और परिवार का भी परवरिश हो, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आपने सही दिशा की ओर मोड़ा है इस बहस को। आदरणीय किशोर जी, एक चीज़ बस्तर की अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जैसे वनोपज के साथ साथ जो है बस्तर में वन है, बस्तर की जो प्राकृतिक छटा है, बस्तर में जो दर्शनीय स्थल हैं, वो अपने आप में बहुत पोटेंशियल लिए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बस्तर को प्रकृति ने मुक्त हस्त से दान दिया है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर हम पर्यटन को देखें तो अगर पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल हो, कश्मीर हो, या देश के अन्य कई राज्य हैं जहां पर पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था उन राज्यों के विकास के लिए स्पाइनल कार्ड बन रही है। बस्तर में भी वो क्षमताएं हैं। ऐसे में आप बस्तर के पर्यटन विकास को किस रूप में देखते हैं और इसको विकसित करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरतें महसूस करते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की पर्यटन राजधानी ऐसे भी जगदलपुर को कहा जाता है, और वो उसके पीछे यही मंशा है कि यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जो क्षेत्र हैं वो बहुत हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी है, तो बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक धरोहर भी यहाँ पे बहुत सारी है। बहुत सारे हमारे यहाँ सैकड़ों साल पुराने मंदिर भी हैं जिसको पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित किया जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ मिल रही है जो कि हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक बहुत सारी विविधताओं को लेकर है। और साथ में एक और चीज़ जो हमारे यहाँ क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, जो हस्तकला है, उसमें भी देखिए कितनी वैरायटी है। हमारे यहाँ पत्थर पे हस्तकला होती है, लकड़ी पे होती है, बांस पे होती है, लोहे पे होती है, सभी तरह की है। इन सबको एक मार्केट देने की ज़रूरत है। और देखिए, विकास तो हो रहा है, मगर विकास की गति को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा जो सरकार का जो समर्थन है वो इस पे बढ़ना चाहिए, और सारी योजनाएं एक साथ बैठ के एक प्लान की जाए, एक साथ उनको तैयार किया जाए। तो पर्यटन है, उसके साथ लोक संस्कृति है, लोक कला है, हमारे यहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो भी कितने आकर्षक है, कितने वैरायटी उनमें देखिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हाँ। इस दिशा में निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। मैं हेमंत जी से जानना चाहूँगा कि जल जंगल जमीन में आदिवासियों का हक है, और जिस प्रकार से सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए उनको कहीं ना कहीं उनकी जड़ों से जोड़ने की कवायद की है, बस्तर के विकास में इस जल जंगल जमीन का क्या योगदान होगा, इस पर आप शॉर्ट में बताइएगा जरा। जैसे कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बस्तर वनांचल है और वन आधारित इलाका है। बस्तर में महिला स्व सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रही है और पुरस्कृत भी हुई है राष्ट्रीय स्तर पे। बस्तर में जितने वनों पर संबंधित प्रोजेक्ट होने चाहिए, आज कुछ महिलाएं लड्डू बना के बेच रही है, कोई कोदो कुटी का चावल पैकेजिंग करके बेच रही है। तो वनोपज आधारित
प्रसंस्करण केंद्र के साथ प्रशिक्षण केंद्र भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम बात कर रहे थे, पर्यटन के बारे में बात कर रहे थे, दूसरे के बारे में हस्तकला के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं ये संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर में जितने लोक कला हैं, कलाकार हैं, ये आदिवासी नहीं हैं। ये कटु सत्य है। यदि कोई लोहा का काम कर रहा है तो वो लोहार है, कपड़े का काम कर रहा है तो पनका है, काष्ठ कला कर रहा है तो वो बढ़ई है, मूर्ति का काम कर रहा है धड़वा है, मिट्टी का काम कर रहा है तो कुम्हार है। लेकिन ये आदिवासी नहीं होने के कारण इनको इनकी कलात्मक वस्तु बनाने के लिए कोई प्रकार का शासन के तरफ से इनको रियायत नहीं मिलती। जैसे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ये नियम है कि जो बसोड़े होते हैं, बांस कलाकारी करने वाले हैं, उनको साल में 1000 बांस देने का प्रावधान है, उनको बस कार्ड जारी है। लेकिन बस्तर में तो कोई लोहा का काम कर रहा है तो उसको शासकीय काष्ठागार से कम जलाऊ तो मिले, कोयला तो बहुत मिले। बढ़िया बात आपने कही है। लोहा है, सरकार उसको की सस्ते में लोहा कई मिलना योजनाएं चाहिए। ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं उस दिशा में एक जागरूकता का अभाव है और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको जागरूक करें ताकि शासन की योजनाओं में वो शामिल होकर के विकास में अपना योगदान दे सके। बस्तर का जो विकास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर आप जितनी चर्चा करेंगे मुझे लगता है समय कम होगा। लेकिन इन सीमित साधनों में, इस सीमित समय में हम लोगों ने जो चर्चा की, आप लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए बस्तर के विकास को लेकर के, बस्तर को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, बस्तर को नई पहचान देने के लिए, वो निश्चित रूप से काफ़ी उपयोगी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बस्तर को उन्नत बस्तर के रूप में, समृद्ध बस्तर के रूप में, सक्षम बस्तर के रूप में, पर्यटन की राजधानी के रूप में, बस्तर में औद्योगिक नगरी के रूप में हम बस्तर को देख सकेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार और यहाँ के लोगों को एक नई पहचान मिल पाएगी। मुझे लगता है ये इस दिशा में आगे आने वाले समय में प्रयास होंगे। आप सब लोग यहाँ पर अल्प समय में, अल्प सूचना में आए, आप लोगों ने अपना उद्बोधन दिया, अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की, उसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।